मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। 11th जेपीएससी के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस संदर्भ में कोई स्पष्ट न्यूज भी प्राप्त नहीं हो पाई है अभी तक कि रिजल्ट कब तक आ पाएंगे। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी आपके रिजल्ट अभी नहीं आ पाएंगे। जहाँ तक अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है तो आज के अखबार की सूचना के अनुसार अगले जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की संभावना है। और नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन कैबिनेट की सिफारिश यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके सलाह के बिना राज्यपाल खुद से नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन हो तो अलग मैटर हो, इसलिए कैबिनेट की अगली बैठक का इंतजार करना होगा। अब कैबिनेट की अगली बैठक कब होगी तो कहना मुश्किल है, लेकिन चुनावी सीजन चल रहा है झारखंड में, तो कैबिनेट की बैठक जल्दी जल्दी होगी। अलग अलग तरीके के निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता लग जाने के बाद कुछ निर्णय लेना काफी टफ हो जाएगा। तो ये मान सकते हैं कि जैसे ही आपके अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट पिछले रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग आपका बनकर तैयार है। उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो भी आशान्वित हैं कि उनका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा, निश्चित रूप से अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। यही परीक्षा की घड़ी है। अभी परीक्षाएं आपकी जो सिविल सेवा 11th सिविल सेवा की प्रक्रिया है वो भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी 100 मार्क्स का बचा हुआ है, इसलिए तैयारी भी कीजिए। ओके, तैयारी भी करना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और रिजल्ट का इंतजार भी कीजिए। और खुद से तैयारी करने में दिक्कत आ रही हो तो 11th जेपीएससी के इंटरव्यू प्रोग्राम के जो पेड ग्रुप चल रहे हैं रेनेशा आईएएस में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रेनेशा आईएएस में 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुके हैं, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार चारों जीएस पेपर के मेंस के इंग्लिश नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बहुत दिनों से डिमांड रही थी कि वहाँ पर भी इंग्लिश नोट्स उपलब्ध होना चाहिए। उस समस्या को अब दूर कर दिया गया है। इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड करवाना मैंने शुरू कर दिया है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के भी कैंडिडेट्स हैं वह भी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए और वो पूरी तरीके से हमारे द्वारा वहाँ पर नोट्स बनाया गया है। कोई भी कॉपी पेस्ट टाइप का चीज़ वहाँ पर नहीं होता है। जो जानते हैं यहाँ के बारे में उनको पता होगा। और जहाँ तक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात है तो रेगुलर आपका शुरू हो चुका है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वहाँ पर उपलब्ध है। आपको जिस मीडियम में भी सुविधा हो आंसर राइटिंग कर सकते हैं। 11th जेपीएससी के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जैसा कि पता है आपको, झारखंड में नगर निकायों में पिछले 4 वर्षों से और कई नगर निकायों में पिछले वर्ष के अप्रैल से चुनाव लंबित हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स के द्वारा पूछा जा सकता है कि हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा झारखंड सरकार पर टिप्पणी करते हुए यह कहा गया था कि नगर निकायों का चुनाव पिछले 4 वर्षों से लंबित है। इसे लोकतंत्र की हत्या के रूप में इंगित किया गया था माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। इस संदर्भ में क्या आप इस शब्द का प्रयोग को सही मानते हैं? इस संदर्भ में आपको उत्तर देना है कि सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा पिछले 4 वर्षों से चुनाव होने के कारण और कई नगर निकायों में पिछले 1-1.5 वर्षों से चुनाव लंबित होने के कारण यह टिप्पणी की गई है। और अगर चुनाव नहीं पाते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन है और जनता के अधिकारों का भी उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में स्पष्ट रूप से 74वें संविधान संशोधन के बाद जब नगर निकायों को संवैधानिक बनाया गया था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, जो करवाने में असफल रही झारखंड सरकार, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया नहीं शुरू हो पाई थी। तो मेरे विचार से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई है, लोगों के मूल अधिकारों की हत्या करने की कोशिश की गई है। संभवतः यही कारण रहा होगा कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की गई है। जहां तक मेरे पर्सनल व्यू की बात है
तो मेरे विचार से लोकतंत्र की हत्या की जगह लोकतंत्र की अवमानना शब्द को यूज किया जाना ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। साथ ही आपको इंडिकेट कर देना है ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है। इसके अलावा वित्त आयोग के द्वारा जो धनराशि दी जाती है नगर निकायों को, वह भी बाधित है चुनाव नहीं होने के कारण। वह मूल अधिकारों से आपका जुड़ता है। क्लियर? तो ट्रिपल टेस्ट शब्द जब आप बोल देते हैं तो ट्रिपल टेस्ट के बारे में जानकारी हो तभी बोलिए, और जानकारी रहना चाहिए। चर्चित मुद्दा है, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के संदर्भ में फिर निश्चित रूप से 100% वहां से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बारे में बताइए, उसके तीनों लेयर में के बारे में बताइए कि ट्रिपल टेस्ट में 3 स्तर होते हैं, जिसमें पहले स्तर में चुनाव एक आयोग का गठन किया जाता है जो यह देखा जाएगा, जिसके माध्यम से यह देखा जाएगा कि पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किसी भी नगर निकाय या पंचायती क्षेत्र में झारखंड के कंप्लीट देखा जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में कि उनका प्रतिनिधित्व है या नहीं। अगर प्रतिनिधित्व है तो उनके लिए आरक्षण की सिफारिश नहीं की जाएगी आयोग के द्वारा। अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तब आरक्षण की सिफारिश की जाएगी। लेकिन आयोग के द्वारा जो भी आरक्षण की सिफारिश की जाएगी, पहले से जो भी आरक्षण है प्लस जो नए आरक्षण की सिफारिश ओबीसी के लिए की जाएगी स्थानीय निकायों में, वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही ट्रिपल टेस्ट है जिसके माध्यम से पिछड़े वर्ग को स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी है। क्लियर? इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भारत सरकार के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो आपसे बोर्ड मेंबर्स के द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या जो भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है 25 जून को, इससे आप सहमत हैं और इस शब्द से सहमत हैं? संविधान तो हमारा अस्तित्व में है, उसकी तो हत्या हुई नहीं है, तो फिर हत्या दिवस क्यों मनाना? इस संदर्भ में आपको उत्तर देना है। वास्तव में 1975 में भारत में 25 जून को माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के दौरान विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं को और विरोधी दल के नेताओं को पूरी तरीके से उनके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। विरोधी दल के नेताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल तक में आपका डाल दिया गया था। विपक्षी दलों को समाप्त करने की कोशिश की गई थी। लोगों के मूलाधिकार को लंबित कर दिए गए थे, मूलाधिकारों को लंबित कर दिए गए थे। यानी कि एक तरीके से संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई थी। संविधान के प्रावधानों का पूरी तरीके से उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इस कारण संभवतः भारत सरकार के द्वारा इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं है कि उस समय संविधान की हत्या करने का प्रयास किया गया था। लेकिन हमारी संविधान इतनी मजबूत है कि इसकी हत्या नहीं हो सकती, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। यह और मजबूती के साथ बाद में फिर अस्तित्व में आया। लेकिन जहां तक शब्द की बात है कि हत्या शब्द यूज करना चाहिए या नहीं, तो मेरे विचार से हत्या की जगह अवमानना शब्द यूज किया जाता तो उचित रहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस शब्द से कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। इस चीज को आप जरूर बताएंगे। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है, इस चीज को आप जानकारी दे देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मैटर जा चुका है। एक और मुद्दा पर आज चर्चा करना है, यूसीसी। प्रधानमंत्री के द्वारा इस बार 15 अगस्त को यूसीसी की जगह सेकुलर यूसीसी की बात की गई है। तो यहाँ से बोर्ड मेंबर के द्वारा प्रश्न रह सकता है कि सेकुलर यूसीसी क्या है? क्या यूसीसी को भारत में लागू कर देना चाहिए था शीघ्र? और अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं या ट्राइब कैंडिडेट हैं तो आपसे भी प्रश्न विशेष रूप से पूछा जा सकता है इसके अलग अलग पहलुओं से। उसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। इस संदर्भ में आपको कहना है कि सर यूसीसी पूरी तरीके से भारत में अभी लागू नहीं है। हिंदुओं के लिए कुछ नियम कानून बने हुए हैं जिसमें कुछ और भी वर्ग आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग इस कानून के दायरे में नहीं आता, जैसे ईसाई हों, मुस्लिम हों, आदिवासी हों।
अब सेकुलर यूसीसी का शब्द प्रधानमंत्री ने इसलिए यूज किया क्योंकि एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भारत सरकार की इच्छा हो सकती है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, जिसमें कुछ विशेष मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जैसे विवाह शामिल हो सकता है, तलाक, दत्तक पुत्र, संपत्ति के उत्तराधिकार, महिलाओं के संपत्ति में अधिकार से रिलेटेड मामले आपके मामले शामिल हो सकते हैं। इन चीजों को शामिल करते हुए एक यूसीसी जब बनाया जाएगा जिसमें सारे लोग, भारत का हर नागरिक उसके दायरे में आएंगे, तो इसको सेकुलर यूसीसी कहा जाएगा। और जहाँ तक लागू करने का सवाल है तो निश्चित रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं के द्वारा आर्टिकल 44 में यूसीसी को शामिल किया गया था और भविष्य की सरकारों से यह आशा की गई थी कि इसको लागू करने के लिए एक उचित कानून बनाया जाएगा और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के द्वारा भी सरकारों से आग्रह किया गया है कि यथाशीघ्र यूसीसी को लागू किया जाए। कई राज्यों के द्वारा लागू भी कर दिया गया है और कई राज्यों के द्वारा लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन यूसीसी को लागू करने में कुछ बाधाएं हैं। अधिनियम के रूप में संसद में लाया जाएगा उससे पहले जो भी इससे प्रभावित होने वाले समुदाय हैं, जैसे आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई, उनसे भी एक सकारात्मक चर्चा कर ली जानी चाहिए ताकि कानून जो है पूरी तरीके से लागू हो सके। और इन समुदायों से भी आशा की जाती है कि खास करके महिलाओं के अधिकार और न्याय के मुद्दे पर वे खुद ही आगे आएं और भारत सरकार को सपोर्ट करें और आपसी सहमति से एक ऐसा यूसीसी भारत में लागू हो जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने। इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाने से पहले आपको मॉक इंटरव्यू भी देना चाहिए, कोई दो मत नहीं है, लेकिन मॉक इंटरव्यू से पहले आपको तैयारी भी करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिना तैयारी का मॉक इंटरव्यू से आपको डर लगता रहेगा, ओरिजिनल इंटरव्यू से तो और बहुत ज़्यादा डर लगेगा। कई बार वहाँ आवाज़ गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि आप इंटरव्यू क्या है उस चीज़ को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं, है ना। डायरेक्ट एक तरीके से बैठ जाना हुआ, 4, 5, 10 मॉक भी दे दिए हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप तैयारी नहीं किए। क्लियर? तैयारी आपको करना ज़रूरी है, प्रॉपर वे में तैयारी करना है। जब आप पीटी के लिए तैयारी करते हैं, मेंस के लिए तैयारी करते हैं, मॉक के लिए भी आपको तैयारी किया जाना चाहिए, ज़रूरी है। 100 मार्क्स के लिए भी तैयारी ज़रूरी है। उसी उद्देश्य से आपके इंटरव्यू से पहले और मेंस एग्ज़ाम के बाद ये मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम रेनेसां IAS में चलाया जाता है, ताकि इंटरव्यू से के प्रति जो एक भय होता है वो पूरी तरीके से आपके मन में निकल जाए और भय की जगह जो है आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पर शामिल हो जाए, जिससे आप एक बेहतर इंटरव्यू दे सकेंगे और निश्चित रूप से आप 65+ लाने में कामयाब रहेंगे। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जब भी आए, जो भी डिजर्व आप लोग करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी 5500 कैंडिडेट हैं उनमें लगभग 1000 का कॉल होने वाला है, यानी कि अच्छी खासी संभावनाएं हैं, 17-18% संभावनाएं हैं। इसलिए अगर आपने एवरेज दिया है, अच्छा दिया है, तो पॉजिटिव रहिए। रिजल्ट आप ही लोग में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आना है ना। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।